नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्टेनोग्राफर एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम आप लोगों को टॉप मिसलेनियस क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले स्टेनोग्राफर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कि अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, 10 और 11 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो देखा जाए तो 1 महीने से भी कम समय बचा है हमारे पास। ऐसे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जाते हुए हम काफ़ी चीज़ें मिस कर जाएँगे और मिसलेनियस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं ना, तो इससे हमें एरिया और ज़्यादा कवर हो जाता है, हमारा ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा जीके का। और प्लस ये वो क्वेश्चन्स होंगे जो आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि एसएससी जो रिपीट करते हैं ना क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिले एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बताइए पहले अरब कौन थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था? तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। अगला है महमूद गजनी ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफी एग्जाम आपने पीवाईक्यूज में भी देखा होगा इसको। तो भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। कितनी बार? 17 बार। कहाँ पर? सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर किस मतलब किस देवता को समर्पित है? तो वो शिव जी को समर्पित है। इस सीरीज का एक फायदा और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे आपस में मतलब इस तरीके से बताए जा रहे हैं कि आपस में इंटरलिंक है वो। तो जीके का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते हैं, भूल जाते हैं फिर उसके बाद। पर लेकिन जब आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन की कनेक्टिविटी बनाकर आपस में उनको याद करेंगे ना एक कहानी की तरह, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहते हैं वो। जैसे कि अब यही मान लीजिए, इसी पॉइंट से हमारे 3 से 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक। दूसरा, कितनी बार किया था? कब किया था? कौन से जगह पर किया था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अल बरूनी कुछ फेमस राइटर है हिस्ट्री के, इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जो कि बहुत फेमस है। अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद। एग्जैक्टली डिट्टो यही वर्ड टू वर्ड रहता है कई बार तो क्वेश्चन। ये बताइए अल बेरूनी ने इन चारों में से कौन सी किताब लिखी है? या इस किताब को इन चारों में से किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, या किसने इनको लिखा है? ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। तो अल बेरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद। ये एक पर्शियन राइटर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उसके बाद आते हैं आपके फिरदौसी। फिरदौसी ने लिखी थी किताब उल यामिनी। और एक और इन्होंने शाहनामा भी लिखी थी, बहुत फेमस किताब है। उसके बाद आते हैं आपके इब्न बतूता, इन्होंने लिखी रेहाला, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आए थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना ये पूछा जाता है, जो मैंने लिखा है ना इसमें, ये बताइए इब्न बतूता भारत कब आए थे? तो इब्न बतूता भारत आए थे 1333 ईस्वी में। किसके काल में? किसके टाइम पे? उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था, या कौन से राजा का शासन था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका टाइम पीरियड रहा 1325 से 1351 के बीच में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगली है ये बैटल ऑफ तराइन। तराइन की कितनी बैटल हुई थी? दो फेमस बैटल हैं तराइन की, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गए थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उन्हें बंदी बनाकर कहाँ ले गए थे? अपने देश ले गए थे। इसके लिए पृथ्वीराज चौहान के लिए एक ना इनका काव्य भी फेमस है, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था ये? चंद्रवरदाई ने। जो अंदर संवाद है मोहम्मद गौरी और इनका, और काफी सारी और भी फैक्चुअल बातें हैं। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो ने लिखा, चंद्रवरदाई ने। ठीक। अगला देखिए, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड और क्वेश्चन के फाउंडेशन स्टोन रखा था इन्होंने, किसका? कुतुब मीनार का। ठीक। इसमें ना दो तीन लोगों का नाम आता है, इल्तुतमिश का, फिरोज तुगलक का, कि किसने इसकी कौन सी मंजिल बनवाई है, किसने इसको पूरा किया, ऐसे करके। फाउंडेशन स्टोन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फाउंडेशन स्टोन से होगा कि किसने डाला था फाउंडेशन स्टोन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये किसने बनवाई थी? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो भी एक मस्जिद है ये भी,
ये किसने बनवाई थी? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। अगला देखिए, फिरोज तुगलक। ये इनका नाम भी, इनके नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो जजिया कर लगाने का काम सबसे पहले किया था फिरोज तुगलक ने। ये सबसे पहले मुस्लिम थे ये, जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या काम करवाया था? इन्होंने 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। इसी के साथ साथ 300 न्यू सिटीज को भी डेवलप किया था इन्होंने, जिसमें से कि कुछ फेमस फेमस मैं बता देता हूँ अभी आपको। मेन है आपका हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। ये वो फेमस शहर हैं जिनको फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो कभी क्वेश्चन आए कि ये बताइए इस शहर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज तुगलक उसका आंसर होगा। अगला है, शहर बसाने की बात हो रही है तो विजयनगर साम्राज्य एक बहुत फेमस शहर था, जिसकी 1336 ईस्वी में स्थापना की थी किसने? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है। अगला देखिए, अब क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं हम, यहाँ से हमने हिस्ट्री की बातें की, अब हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से पॉलिटी पे। इन सब सारे सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पंचायती राज अमेंडमेंट, पंचायती राज से रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सा है? नंबर क्या है उसका? 73, जो कि 1993 में हुआ था। आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायती राज 243, और किस शेड्यूल के अंदर आता है? 11। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ, या जो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, वो सभी के सभी आपके एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसके फादर, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है। अगला, सबसे पहले कहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ था ये? तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? मिनिमम 21। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था। और वर्ड जो थी, लैंग्वेज जो थी सेम थी, कि पंचायत का मेंबर बनने के लिए, समिति का मेंबर बनने के लिए मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए या एज होनी चाहिए? तो 21 साल उसका आंसर था। ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने कनेक्टिविटी बताई थी आपको, एक ही टॉपिक से हमने कितने क्वेश्चन ले लिए? पंचायती राज से रिलेटेड अमेंडमेंट, आर्टिकल, ईयर, उसका शेड्यूल, पंचायती राज, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं, और पहली बार कब अप्लाई लागू हुआ था, कहाँ पर ये लागू किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और पंचायत का मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? इस तरीके से आप क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी बनाकर याद करेंगे तो आपको इजीली याद रहेंगे और लॉन्ग टर्म तक। अगला है कमिटीज रिलेटेड टू पंचायती राज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो हम जरूर डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले हमारी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी। उसके बाद आती है हमारी अशोक मेहता समिति 1977, पीवी के राय समिति 1985। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स, एपिग्राफी, अभिलेख जिसे कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बोगस कोई, 1400 बीसी में मिला था, इसको एशिया माइनर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर। अब प्रयागराज नाम हो गया, पर लेकिन ये जब मिला था उस टाइम पे उस जगह का नाम इलाहाबाद ही हुआ करता था। और ये किससे से रिलेटेड है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बताइए, ये जो अभिलेख है ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त क्या थे? म्यूजिक लवर थे। ये हमें कैसे पता चलता है कि वो म्यूजिक लवर थे? उन्होंने ना कुछ सिक्के चलाए थे अपने टाइम पे, मुद्रा चलाते थे सभी, अपनी अपनी करेंसी चलाने का काम करते थे सभी राजा। तो उस करेंसी के ऊपर इनकी इमेज नजर आती है। उस इमेज में क्या कर रहे हैं ये? संतूर या सितार बजा रहे हैं। ठीक है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ये बजा रहे हैं, बताना कमेंट बॉक्स में क्या बजा रहे हैं, संतूर या सितार। ठीक। तो उससे हमें ये पता चलता है, उससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे वो म्यूजिक लवर रहे थे। ऑल्सो नोन एज इंडियन नेपोलियन। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन की हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि लॉर्ड इरविन जब भारत पे शासन कर रहे थे, जब भारत को हैंडल कर रहे थे वो, तो उनके टाइम पीरियड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी के, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो
सबसे पहली बात आती है साइमन कमीशन आया उनके टाइम पर 1928 में। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर कन्वेंशन हुआ। लाहौर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। कब हुआ लाहौर कन्वेंशन? कांग्रेस का 1929 में, दिसंबर 1929 में। उसके बाद हुआ क्या, मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये लाहौर कन्वेंशन? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पहली बार। इसमें लाहौर अधिवेशन हुआ कब? 1929 दिसंबर में। और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि 26, क्योंकि ये दिसंबर में हर साल ना दिसंबर के एंड में होता था ये। उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाली 26 तारीख को, 26 जनवरी को, जो 1930 में आएगी, हम इंडिपेंडेंस डे या फिर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। आने वाली 26 जनवरी को लाहौर कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दो डेट बताई है संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। क्या? एक तो 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। इस तारीख को हमने क्या किया था? इस तारीख को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब भाई एक्सेप्ट कर लिया तो मैं लागू भी जरूर कर देना चाहिए था। पर लेकिन क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को एक हिस्टोरिक डेट बना दिया गया था, क्योंकि इस दिन हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग की थी। इसी वजह से, यही वजह थी कि यहाँ हमने 2 मंथ, पूरे 2 महीने का टाइम लिया कि हम संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। ये वजह थी 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने की। जबकि बनकर रेडी था और संविधान सभा को सौंप दिया गया था। हमने संविधान को एक्सेप्ट भी कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 2 महीने का टाइम इस वजह से लिया गया था क्योंकि ये हिस्टोरिक डेट थी 26 जनवरी 1930 में माना गया था इसको। किसमें? लाहौर कन्वेंशन। चलिए अगला देखते हैं। लाहौर, अब कांग्रेस के टाइम के रिलेटेड बातें हो रही हैं उस टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंस की। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1930, 1931 और 1932 में टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जिसमें से कि सिर्फ सेकंड वाली में गांधी जी ने भाग लिया था और तीनों में पार्टिसिपेट किया था B.R. अम्बेडकर जी ने। B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। उसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट। ये कब हुआ? 4 मार्च 1931 को। ठीक, इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आगे देखेंगे। अभी हम देखिए, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हिस्ट्री, फिर हमारे पॉलिटी पे, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पे चले गए। और अब हम धीरे धीरे इसको शिफ्ट कर देंगे ज्योग्राफी की तरफ और फिर साइंस की तरफ। यही मिसलेनियस सीरीज का फायदा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा एरिया कवर हो सकता है इनसे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अर्थ के नियरेस्ट, अर्थ सूरज के सबसे ज्यादा पास कब होती है? ये 3 जनवरी को होती है। और सबसे ज्यादा दूर कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक, इन दोनों घटनाओं को क्या कहते हैं ना, कि सूरज से सबसे ज्यादा पास होना और दूर होना, क्या बोलते हैं इसको? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक, अगली डेट है आपकी 21 मार्च और 22 सितंबर। ठीक, इस दिन क्या होता है? इस दिन इक्वल होते हैं आपके दिन और रात, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में। ऐसा होता है ना कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में दिन और रात बराबर होते हैं। किस दिन? 21 मार्च और 22 सितंबर को। चलिए अगला देखते हैं, आपका रिलेटेड है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, जिसको हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहते हैं। देशांतर होते हैं ये, और अक्षांश कहते हैं इनको। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इनसे कि ये बताइए, किसी अर्थ के ऊपर किसी भी जगह का टेम्परेचर, हमें किसी जगह के टेम्परेचर का आइडिया लगाना हो तो उसके उसका आइडिया हम किससे लगाएंगे? लैटिट्यूड से। ठीक है, और किसी भी जगह का डेट या टाइम पता करने हो कि भाई उस देश में इस टाइम, इस समय पे क्या टाइम हो रहा होगा, इसका पता हम किससे लगाते हैं? इसका पता हम लगाते हैं आपके देशांतर से, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और ये टाइम, पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड कहाँ से होता है? जीएमटी। जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। कहाँ पर है ये? इंग्लैंड के अंदर। ओके, यहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है, मतलब वहां से चलता है। जैसे भारत का टाइम जीएमटी से कितने आगे? जो भी देश ईस्ट में होंगे उनका टाइम आगे होगा, जो वेस्ट में होंगे उन, यहाँ से जीएमटी से जो ईस्ट में होंगे, जितने ज्यादा डिग्री उतने डिग्री आपका टाइम आगे होगा। और जो ईस्ट वेस्ट में होंगे जितनी डिग्री पीछे, उनका उनका टाइम उतनी कम होगा। जैसे एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने के लिए हमें 4 मिनट का टाइम लगता है ना? तो अब 4, 4 into 5 कितने हो गए? 60।
15 देशांतर, 15 लॉन्गिट्यूड हम किसी एक देशांतर से, ये यहाँ से हम 15 लॉन्गिट्यूड पर पहुंचेंगे, तो उस जगह के टाइम में 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। मतलब ये वाली जो जगह है ये 1 घंटा आगे होगी। ठीक है, इस तरीके से होता है ये चैप्टर। जब आपको मैं समझाऊंगा इसका, जब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, अभी के लिए इतना समझ लेते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुए थे? नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे आपके 1901 में। किसके नाम से? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। अल्फ्रेड नोबेल को जाना जाता है किस लिए? कि इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। देता कौन है नोबेल प्राइज? स्वीडन गवर्नमेंट देती है। और किस तारीख को दिए? अनाउंस तो वैसे अक्टूबर में हो जाते हैं, पर लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस तारीख को किए जाते हैं? मतलब तो ये किए जाते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को होता क्या है? अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी होता है उस दिन। और डेथ एनिवर्सरी होती है किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था, वो कौन कौन सी 5 फील्ड है इनके नाम बताना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि आप कभी ना कभी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। और अभी जो दिया जाता है ये 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है। छठी जो फील्ड है वो इकोनॉमिक्स है, 1969 से स्टार्ट हुआ है। ओके, और ये जो इकोनॉमिक्स का है ना प्राइज, ये कौन सी कंट्री देती है, ये भी बताना। चलिए अगला देखते हैं, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है। कई सारे स्टूडेंट को ना ये राइटिंग थोड़ी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको। अ, हो सकता है थोड़ी हैंड राइटिंग पढ़ने में आप लोगों को इश्यू आ रहा हो, इसीलिए मैं साथ साथ पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ताकि आप ऑडियो से सुनकर भी उसको लिख सके, ना कि सिर्फ स्क्रीन से देखकर। बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? हमारे दांतों का एनामल। क्या होता है ना, ये जो हमारे दांत होते हैं उसके बाहर की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं दांतों का एनामल। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। हमारे दांतों की दो लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? इनेमल, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और दूसरा जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं डेंटाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देर आर हमारे दांत कितने तरह के होते हैं? ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। तो 4 तरह के दांत होते हैं हमारे। ठीक, कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनको जानने के लिए हमें कैसे पता चलेगा भाई? अब किसी ने पहली बार सुना है कि इंसाइजर टीथ कौन से हैं, कैनाइन कौन से हैं, प्रीमोलर और मोलर कौन से हैं। तो इसलिए इनके नाम बता दिए मैंने आपको यहाँ पे। जो हमारी नोज होती है, नोज के नीचे वाले जो दांत होते हैं हमारे बिल्कुल सामने, उनको कहा जाता है इंसाइजर। तो जितने भी वेजिटेरियन मैमल्स होते हैं ना, जितने भी वेजिटेरियन मैमल्स होते हैं, उनके दांत आप लोगों ने देखा होगा इसी फॉर्म में होते हैं। उनके दांत ज्यादातर इंसाइजर होते हैं, क्योंकि वो जैसे गाय या भैंस चारा चबाती है ना, तो उनके दांत उसी तरीके से बनाए गए होते हैं। और कैनाइन जो होते हैं, जैसे डॉग के, आपने अ, बिल्ली के, डॉग के, शेर के, इनके आप लोगों ने दांत देखे होंगे। तो जो कैनाइन हमारे आंखों के नीचे होते हैं ना, जो दो दांत हमारे नोक वाले दांत होते हैं, उनको बोलते हैं कैनाइन टीथ। हमारी आंखों के नीचे होते हैं जो। अब जितने भी जो मांसाहारी जानवर है, जैसे शेर हो गया आपका, लेपर्ड हो गया, चिड़िया हो गया, कुत्ता या बिल्ली है, तो उन्हीं की फैमिली के ये भी कहीं ना कहीं। उनको मांस को फाड़ने और तोड़ने के लिए इन तरह के दांतों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप इंसाइजर तीत से तो किसी का मांस नहीं तोड़ सकते ना। और कैनाइन तीत से इजीली हो जाता है वो, इसीलिए उनके वो दांत बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। ठीक है, और प्रीमोलर और मोलर तो सबके पास होते हैं। प्रीमोलर हमारे जो चीक टीथ होते हैं, हमारे गालों के ठीक पीछे जो होते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर। और मोलर टीथ होते हैं जो हम बोलते हैं ना विजडम टीथ, एंड में आती है। सबसे एंड का जो हमारे दांत होते हैं वो होते हैं विजडम टीथ। 4 विजडम टीथ होते हैं हमारे टोटल, 2 ऊपर 2 नीचे। तो इस तरीके से हम दांतों को अपने पहचान सकते हैं कि हमारे दांत कौन से हैं, और किस प्रवृत्ति के लोगों के दांत किस तरीके के होते हैं, उससे ये भी पता चलता है हमें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और क्वेश्चंस भी आप लोगों को इजीली समझ आ गए होंगे। आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, और हम उस पर वीडियो बना देंगे। और इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां से अपनी सीबीटी और शॉर्टहैंड की तैयारी को बहुत स्मूथली आगे लेकर जाइए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपकी शॉर्टहैंड स्पीड के लिए हमने अपना बैच लॉन्च किया हुआ है, अचीवर्स 2.0, जिसमें कि आप लोगों को सिर्फ ₹999 की पेमेंट करनी है, 1 टाइम। और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके स्किल टेस्ट तक।
और शॉर्टहैंड की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। हमारे पास जिन स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया है, 100 प्लस स्टूडेंट हैं हमारे पास अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है, और विदिन 7 से 10 दिन के अंदर उनकी स्पीड और उनका कॉन्फिडेंस दोनों बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं वो। तो इस बार आप लोगों के लिए चांस है, आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब रही बात ये कि आपको बैच के अंदर क्या-क्या मिलेगा, आपको मिलती हैं उसमें आउटलाइन्स, प्री क्लास रिकॉर्डिंग, आपकी मेंटोरशिप और डाउट क्लियरिंग सेशन, और सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप का इतना ज़्यादा बेनिफिट है, मैं आपको कैसे बताऊँ, कि आप है तो परचेज़ तो आप शॉर्टहैंड के लिए करेंगे, बेसिकली आप शॉर्टहैंड को लेके आपके जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर कर सकते हैं। अब साथ ही साथ आप सीबीटी की तैयारी को लेके जो भी आपको इश्यू आ रहा है ना, आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जितने भी बच्चे बैच में एनरोल हैं, सभी के सीबीटी के मार्क्स बढ़े हैं 1 हफ्ते से 10 दिनों के अंदर। सभी के 10 से 15, 8, 9, 10, 15, 12 इस तरीके से मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्टहैंड जो है क्वालिफाइंग नेचर की है, और शॉर्टहैंड तो उनकी अच्छे से इंप्रूव हो ही रही है। आप भी अगर चाहते हैं कि सीबीटी और आपकी शॉर्टहैंड अच्छे से चले और 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में आपका सिलेक्शन फिक्स हो, का हो, आपकी एक सीट फिक्स हो जाए, तो बैच में एनरोल कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बैच को जॉइन करिए और अपनी तैयारी को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाइए।